आवाज जरा मेरी खराब है। मैं फिर से बता रही हूँ, गला खराब है मेरा। जैसे भी होगी, अब आप लोगों ने सुनना है और बर्दाश्त करना है। ताकि बस मुझे इतना है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ जाए। अच्छा देखें, हम लोगों ने चैप्टर नंबर सॉरी, जो आपका पार्ट नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फेडरेशन। दी फेडरेशन। ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की। उसका चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, हम लोगों ने सारे चैप्टर्स उसके देखे। लेकिन उसके अंदर हमारे कुछ आर्टिकल्स थे जो के थे आर्टिकल नंबर 70 से लेकर 75 तक। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाती चलूं आपके फेडरेशन के चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 जो था वो हमारा प्रेसिडेंट के हवाले से था कि हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी शराइत जरूरी हैं। इसी तरह हम लोगों ने आगे चल के जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 था उसको डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट, आगे सारी चीजें पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट काम कैसे करेगा। अगर तो असेंबलीज को डिसॉल्व करना हुआ वो किस तरह की जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर को किस तरह वो बताएगा, यानी पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेनेट के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से कुछ चीजें पढ़ी थी, सेनेट कैसे आया, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करवाई थी। इसके अलावा एक लेक्चर था आपका जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कहा था कि यहाँ से आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ना है। वो आप लोगों ने कवर किया। अब ये था कि हमारे पास एक चैप्टर आप लोगों का रह गया था फेडरेशन वाले पार्ट के अंदर। उस चैप्टर का नाम है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि कोई भी बिल जो है वो कैसे पास किया जाएगा। ठीक है। अब लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? कानून साजी करना। ठीक है, कोई भी एक्ट बनाना, बिल पास करवाना, ठीक है, कानून बनाना। अब ये जो लेजिस्लेचर का प्रोसेस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी पार्लियामेंट आती है। क्लियर हुई बात? अब मुझे बताएं, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट के नीचे दो हाउसेज आते हैं। एक अपर हाउस आता है, एक लोअर हाउस आता है। अपर हाउस आपका क्या है मुझे बताते चलें, क्योंकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोगों को चीजें याद हैं कि नहीं। सेनेट। लोअर हाउस बताएं कौन सा आता है? डन हो गया। तो पहली चीज हमें ये पता चली कि भाई लेजिस्लेचर जो प्रोसेस होता है, जो हमारी कानून साजी है, उसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल है अदारा, वो आपकी पार्लियामेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं। मजीद हम लोग देखते हैं कि जो बिल पास करवाए जाते हैं, जो कानून बनाया जाता है, वो किस तरह बनाया जाएगा। ये सारी चीजें, ये सारी देखें मैंने नीचे आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर फॉरवर्ड किया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है, ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। अब आप एक चीज देखें कि जो आपके कानून साजी का पूरा प्रोसेस है, लॉ कौन बनाएगा? आपका पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर या आपके नेशनल असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर आपका एक बिल पेश किया जाता है। जाहिर बात है, एक चीज डायरेक्ट कानून तो बनती नहीं है, पहले वो बिल पेश किया जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम बिल भी एक तरीके का नहीं होता। ठीक है, कोई फाइनेंशियल बिल भी आ सकता है, कोई आपका ऑर्डिनरी बिल भी आ सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि हमारे पास बिल्स की भी टाइप्स होंगी। कौन सा बिल हम कहाँ पे लेकर जा सकते हैं, कौन सा बिल हम किस जगह पे, कौन से हाउस में जो है वो लेकर जाएंगे। सेनेट में लेके जाते हैं या नेशनल असेंबली में लेके जाते हैं, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल तो आपकी पार्लियामेंट है। आगे दो हाउसेज हैं जहां पे बिल जाएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कौन सी टाइप का बिल आपका कहाँ जाएगा। अब आप सबसे पहले ये चीज देखें कि हमारे पास सबसे पहले हमने ये समझना है कि बिल है क्या। देखें, बिल जो है वो आपका कोई भी ऐसा प्रपोजल है, ठीक है, जिसको आप अमेंड करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक आसान अल्फाज में बताऊं कि आप कोई भी पॉलिसी बनाना चाहते हैं। लाइक हम एक बात करते हैं, जैसे आपका एक बिल है जो कि सीएसएस एज के हवाले से है, 35-5 वाला। ठीक है, जिसमें हम लोग 35 एज और 5 अटेम्प्ट्स वाला,
वो एक बिल है, ठीक है। यानी हम ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ है। आप लोगों का जो सर्विसेज एक्ट है वो ऑलरेडी सिविल सर्विस एक्ट आप लोगों का बना हुआ है। अब उसके अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट करवानी है। उस अमेंडमेंट को करवाने के लिए एडिशन करवाने हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 30 एज वहां पे मेंशन है। उसके अंदर हम 35 एज करवाने के लिए एक बिल लेकर आए हैं, ठीक है। उस वो जो बिल है वो एक आपका कह लें कि एक प्रपोजल है, ठीक है, जो हम पेश करेंगे। या तो सेनेट में पेश करेंगे या तो नेशनल असेंबली में। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बिल जो है ना, वो हम जाके रिप्रेजेंट वहां पे आगे जाके पेश कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि बिल जो है वो आपका कोई भी प्रपोजल है, या तो आपने किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट करवानी है या नया कानून लेकर आना है कोई, उसको हम लोग बिल कहेंगे। वो बिल आगे चलता 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 कानून बनेगा। अब ये बिल का भी पूरा प्रोसेस है। अब वो कहते हैं कि भाई बिल की टाइप्स हैं। आपका एक बिल है, अब बिल की टाइप जरा पढ़ें, ठीक है। पहला बिल है जो आपका प्राइवेट मेंबर बिल, या उसको आप पब्लिक मेंबर बिल कहते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट मेंबर बिल और जो आपका पब्लिक मेंबर बिल है, ये डिपेंड करता है आपके स्पॉन्सर के ऊपर। स्पॉन्सर कौन है? जिसने बिल जो है वो पेश करना है आपका पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट का नाम मैं इसलिए बार बार ले रही हूं कि दोनों हाउसेज में से कोई भी हाउस होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपका पार्लियामेंट का नाम ले रही हूँ। ना मैं सेनेट कह रही हूँ, ना मैं आपकी नेशनल असेंबली कह रही हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो स्पॉन्सर कौन होगा जिसने बिल पेश करना है? अगर वो प्राइवेट मेंबर है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। अगर वो पब्लिक मेंबर है तो उसके बिल का नाम कहलाया जाएगा पब्लिक मेंबर बिल। ये आगे चल के मैं आपको स्पॉन्सर का भी बताती हूँ। आपकी नेक्स्ट जो टाइप आएगी उसका नाम है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोगों की जो एक टाइप आती है उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट आती है उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लास्ट पे जो आपकी टाइप आती है वो आती है मनी बिल। मनी बिल किससे रिलेटेड है? तमाम फाइनेंशियल मैटर्स। फंड लेना है, फंड देना है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल मैटर है, वो आपका मनी बिल कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई कि हमारी चार टाइप्स हैं। पहली टाइप प्राइवेट या पब्लिक, वो हमारे स्पॉन्सर पे डिपेंड करेगा। दूसरी टाइप हमारी ऑर्डिनरी बिल है। तीसरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। और चौथी हमारी मनी बिल है, जो कि हमारे तमाम फाइनेंशियल मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई मसला? सिंपल सिंपल चीजें हमने पढ़ी हैं कि भाई बिल के लिए, आपकी कानून साजी के लिए जो कानून बनाना है उसके लिए पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट के नीचे दो हाउसेस आते हैं, एक आपका सेनेट है, एक नेशनल असेंबली है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन से हाउस के अंदर बिल कौन सा जाएगा, ठीक है। और आगे चल के हमने बिल की टाइप्स पढ़ी हैं कि ये बिल की टाइप्स हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये मनी बिल का ना आगे चल के मैं सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ कि मनी बिल का क्या सीन है। अब देखें यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिखी हैं। स्पॉन्सर प्राइवेट मेंबर होगा, पब्लिक मेंबर। अब आपने ये सवाल नहीं पूछा मैम प्राइवेट मेंबर कौन है और पब्लिक मेंबर कौन है, ठीक है। पब्लिक मेंबर आपके कैबिनेट का कोई भी बंदा हो सकता है, कबीना का, ठीक है। प्राइवेट मेंबर अदर देन मेंबर होगा जो कैबिनेट का हिस्सा ना हो, उसमें आपके ऑपोजिशन के अंदर से भी कोई बंदा आ सकता है, ठीक है। पब्लिक मेंबर के अंदर जो पब्लिक बिल होगा वो आपके कैबिनेट का बंदा पेश करेगा। और जो प्राइवेट मेंबर, जो प्राइवेट बिल होगा, वो कैबिनेट के अलावा कोई भी हो सकता है। वो आपके ऑपोजिशन के अंदर से भी कोई मेंबर हो सकता है जो बिल पेश करेगा। क्लियर हो गई ये बात कि स्पॉन्सर में हम लोगों ने जो देखा था प्राइवेट और पब्लिक मेंबर का, उसमें जो पब्लिक मेंबर बिल है वो कैबिनेट वाले बंदा पेश करेगा, उसको हम पब्लिक मेंबर बिल कहेंगे। जो प्राइवेट मेंबर वाला होगा अदर देन कैबिनेट कोई भी बंदा हो सकता है, गवर्नमेंट आपकी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के अंदर से भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब एक और चीज आप लोगों ने समझनी है। हाँ देखें, देखिए कैबिनेट है ना, अभी मैं पीछे पढ़ा के आई हूँ। पीछे फेडरेशन के अंदर पूरी कैबिनेट मैंने पढ़ाई है। कैबिनेट क्या है, किस तरह आपके लगते हैं कैबिनेट कौन सी है? कोई भी नेशनल असेंबली के अंदर
कैबिनेट का कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन हो आपके कैबिनेट का बंदा ना, ऑपोजिशन का मेंबर होगा तो वो प्राइवेट बिल बन जाएगा। अगर आपके कैबिनेट का बंदा होगा, काबीना का बंदा होगा तो पब्लिक बिल होगा। अगर आपके ऑपोजिशन का बंदा होगा तो वो आपका प्राइवेट बिल बन जाएगा। क्लियर हुई बात एमन? मैं सुमैया आगे चले ना, आगे चलें, पहले ये पूरा कंप्लीट करें फिर ये मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पहले आगे चलते जाएं। मैंने जितना आसान हो सकता था आप लोगों के लिए, एक एक चीज को मैंने आसान किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इस चीज का पता है कि देखिए मैं किसी भी टीचर को जो है क्रिटिसाइज नहीं करती, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। ठीक है, अब कोई बच्चा, सबसे पहले मुझे इस चीज का पता है कि जब कोई स्टूडेंट आता है, चाहे वो सीएसएस का बच्चा है, चाहे वो पीएमएस का बच्चा है, कोई भी है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना कि हमारा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरेशन क्या है, कौन सी पावर्स कैसे डिवाइड की, 18 अमेंडमेंट क्या है, बिल कैसे पास होते हैं, ये सेनेट क्या है, ये पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, ये चीजें जो है ना हर बच्चे के लिए समझना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो मेरे लिए मैं कह लें कि जितना आसान हो सकता था ना, मैंने उतना आसान आप लोगों को करके समझाया है कि बस आप लोगों को ये चीजें एक बार समझ में आ जाएं कि सेनेट क्या है, आपके नेशनल असेंबली क्या है, प्रोविंशियल असेंबली क्या है, आपके ऊपर पार्लियामेंट के नीचे दो हाउसेस कैसे बने हुए हैं, ये सारी चीजें जितना आसान हो सकता था मैंने समझाई हैं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि थोड़ी बहुत तो आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारी जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है, एक फेडरेशन है, वो कैसे रन हो रही है, कैसे चल रही है। ठीक है, अरूज बच्चे मैं दोबारा से जो है ना एक दफा रिपीट कर दूंगी, अभी सिर्फ आगे चलते जाए, मैंने सिर्फ बिल की टाइप्स पढ़ाई हैं अभी और बाकी चीजें डिस्कस की हैं। अच्छा, हम लोगों ने बात की यहाँ पे कि जो लेजिस्लेचर प्रोसेस में बस 5 मिनट हुए हैं अभी, 5 मिनट हुए हैं हमें। ठीक है, अब देखें जो लेजिस्लेचर प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने, कानून साजी के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे 4 किस्म के बिल आते हैं। पहला बिल जो था वो हमारा पब्लिक और प्राइवेट का मैटर था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे, या तो स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड करता है हमारे, कि अगर तो पब्लिक है तो वो काबीना का बंदा है, अगर प्राइवेट है तो वो अपोजिशन है। अब आप, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि जो सीएसएस का बिल पास करवाया, जो लेकर गए वो मुझे ये बताएं कि कौन लेकर गया, आपका किसने बिल पेश किया, मुझे ये बताएं। किसने बिल पेश किया नेशनल असेंबली में, मुझे ये बताएं। हाउ, प्राइवेट कैसे था? हैदर प्राइवेट कैसे था, मुझे ये बताएं। प्राइवेट कैसे था? क्या जो बिल पेश किया वो आपके ऑपोजिशन गवर्नमेंट के अंदर से था? आपकी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के अंदर से था जिस बंदी ने बिल पेश किया? आई थिंक मेरे ख्याल से ऑपोजिशन, अगर तो आपकी ऑपोजिशन के अंदर से थी, ठीक है, अदर देन कैबिनेट तो वो आपका प्राइवेट होगा। अगर तो आपकी कबीना यानी आपका जो कैबिनेट है उसका हिस्सा थी बंदी, तो वो आपका पब्लिक होगा। क्लियर हुई बात? बात कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास जो चीज आती है वो हम लोगों ने देखा ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है, हमारे ऑर्डिनरी बिल जो पेश किए जाते हैं किसी भी कानून साजी के लिए। तीसरे नंबर पे आपके हम लोगों ने मनी बिल की बात की। ठीक है, जो हमारे सारे मनी से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड आते हैं। चौथे नंबर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करवानी होती है। अब आप एक चीज देखें, हमारे जो ऑर्डिनरी बिल हैं, ये बात जरा समझनी है गौर से, हमारी कानून साजी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी से मुझे बता दें, लेजिस्लेचर प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी जल्दी मैसेज करते जाएं, क्योंकि आगे आपके, अब मैंने बिल पूरे बताने हैं कौन सा बिल कौन से हाउस में गया। पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब पार्लियामेंट के नीचे कितने हाउसेस आते हैं?
पार्लियामेंट के नीचे कितने हाउसेस आते हैं? दो आते हैं। अब वो कहते हैं कि जो आपका ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। किसी भी हाउस के अंदर उसको ओरिजिनेट किया जा सकता है, आपके ऑर्डिनरी बिल को। क्लियर होगी बात? सेनेट में भी पेश कर लें, या डायरेक्ट नेशनल असेंबली में ले जाएं, या डायरेक्ट सेनेट के अंदर ले जाएं, दोनों तरीके से बिल आपका ओरिजिनेट होगा। ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट भी लिख दी है कि आपका ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों हाउसेस के अंदर हम उसको ओरिजिनेट कर सकते हैं, सेनेट के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर भी। लेकिन आपका जो मनी बिल है वो सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर ओरिजिनेट होगा, वो सेनेट के अंदर नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? मनी बिल के लिए ये शर्त है कि वो सिर्फ नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, वो सेनेट के अंदर ओरिजिनेट नहीं हो सकता। डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, मुझे ये बताएं। जितने भी ऑर्डिनरी बिल होंगे वो दोनों हाउसेस में आ सकते हैं, चाहे आप उसको सेनेट में ले जाएं चाहे आप उसको डायरेक्ट नेशनल असेंबली में ले आएं। वो मर्जी होगी जिसने बिल लेकर आना है, जिसने ओरिजिनेट करवाना है, ठीक है। लेकिन मनी बिल जो आपके बजट से रिलेटेड सारी चीजें वो सिर्फ नेशनल असेंबली में आएगा, वो सेनेट में ओरिजिनेट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई सबको? इतनी मुझे बताएं। अच्छा, आगे चलें। अब आगे चल के हम प्रोसीजर देखेंगे कि भाई हमारा प्रोसीजर क्या है इसका। जाहिर बात है इसका प्रोसीजर भी हमें पता होना चाहिए कि भाई बिल कैसे आएगा, कैसे लेकर जाना है। अब हमारा जो प्रोसीजर है, आर्टिकल नंबर 70 से लेकर 72, फिर 74 से लेकर 75, ये सारा आप पढ़ेंगे। जितना कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ाया वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में हमारा बिल जो है, अगर हमारा फर्स्ट हाउस में बिल ओरिजिनेट होता है, अब वो फर्स्ट हाउस आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आप नेशनल असेंबली में ले आए चाहे आप सेनेट के अंदर ले आए, ऑर्डिनरी बिल है ना। दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर हम उस बिल को ओरिजिनेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका नेशनल असेंबली में होता है या सेनेट के अंदर होता है, किसी भी हाउस के अंदर होता है, उसका तरीका क्या होगा? जब आपका बिल आएगा, पहला काम ये होगा कि फर्स्ट हाउस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, ठीक है। अगर तो बिल के अंदर किसी भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गड़बड़ होती है, कुछ भी होता है, या कोई भी ऐसा क्लॉज ऐड करना है या निकालना है, तो उसको भेजा जाएगा बिल को इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास। बात समझ में आई? कि आपके बिल को, पहले ये ऑर्डिनरी बिल की बात कर रही हूं, हाउस नंबर 1 के अंदर ओरिजिनेट करवाया जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस के बाद अगर कोई भी इस्लामिक क्लॉज ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसको ये भेज देंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के बाद। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के बाद सारा कुछ वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद दोबारा बिल वापस आपके इसी हाउस में आ जाएगा, ठीक है। वहां पे एक कमेटी बैठेगी और एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देने के बाद बिल को दूसरे हाउस में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब देखें, अगर तो नेशनल असेंबली में बिल गया है तो आगे सेनेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर तो सेनेट में है, वो भी आगे चल के बताऊंगी कि नेशनल असेंबली में कैसे जाएगा। क्लियर हुई बात? पहले हाउस में क्या कुछ होगा, फिर उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, ठीक है। दूसरे हाउस में भी प्रोसीजर आपका सेम होगा कि उसको रीड किया जाएगा और उसको सारा कुछ पढ़ा शढ़ा जाएगा। जब उसको ओके किया जाएगा तो आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, 10 दिन के अंदर आपका लॉ बन जाएगा। क्लियर होगी बात? ये आपका ऑर्डिनरी बिल है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। बताएं मुझे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में जाएगा। पहला हाउस किस तरह, फिर दूसरे हाउस में, फिर किस तरह प्रेसिडेंट के पास, और विद इन 10 डेज जो है वो एक लॉ बन जाएगा। अब यहाँ पे किसी को कोई मसला?
अच्छा, अब यहां से ये चीज समझे। पीछे मुझे बताएं किसी स्टूडेंट को कोई मसला है? किसी स्टूडेंट को मसला कोई? भाई उठ जाए ना, मैं गला खराब होके बोल रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे मुझे। मैं रिपीट करती हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रुक जाए, मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा देखें, मैं एक बता देती, मैं दोबारा से बता दी। हाँ, मैं दोबारा से बता देती, देखें मेरी बात सुने। साजिद और बाकी सारे स्टूडेंट मेरी बात सुने। ऑर्डिनरी बिल है ना, पास करवाना है। देखें, ऑर्डिनरी बिल है आपका, फर्स्ट हाउस में चला गया है। हमने बात की थी कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में जा सकता है। आप उसको सेनेट में भी ओरिजिनेट करवा सकते हैं, नेशनल असेंबली में भी ओरिजिनेट करवा सकते हैं, दोनों में से किसी हाउस में भी चले जाए ना। अगर हमने नेशनल असेंबली में लेकर आ गया, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, नेशनल असेंबली के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट हाउस का हम नेशनल असेंबली में लेकर आ गए, ठीक है। हमने वहां पे नेशनल असेंबली में जब बिल आएगा उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी फर्स्ट रीडिंग होगी उसकी। उसके बाद अगर तो बीच में कोई इस्लामिक कोई क्लॉज ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी है उसके अंदर, तो वो भेजा जाएगा इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास। वो दोबारा आपका बिल आएगा, जाहिर बात है वो रीड करेंगे, वो सारा कुछ बीच में जो ऐड करना है कर कुर के वो दोबारा बिल आपका इसी हाउस में आ जाएगा, फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस के अंदर एक कमेटी बैठेगी, एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देंगे। अच्छा, अब एक्सपर्ट अपना ओपिनियन कैसे देंगे? कि जो सेकंड रीडिंग होगी ना उसमें आपकी डिबेट्स चलेंगी, डिस्कशन जो कुछ भी आपका वो चल रहा होता है चलता है, ठीक है। फिर थर्ड रीडिंग आपकी होगी और उसमें वोटिंग होगी। ये चीज मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। देखें, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, ये पूरा प्रोसेस आपका फर्स्ट हाउस में होने के बाद आपके बिल को ट्रांसफर किया जाएगा सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस में सेम प्रोसीजर आपका चलेगा, दोबारा रीडिंग होगी, ठीक है, एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देंगे, सारा कुछ होने के बाद वोटिंग होगी, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा और 10 दिन के अंदर वो लॉ बन जाएगा, वो आपका एक्ट बन जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। क्लियर हुई बात इतनी? अब देखें, एक बिल है उसको मुंह उठा के तो वो पास नहीं ना कर सकते कि मुंह उठाया तो उसको पास कर दे। भाई एक रीडिंग होगी, दूसरी, अब जैसे मार्केट के अंदर कोई किताब आती है, किताब हम मुंह उठा के छाप तो सकते नहीं है, ठीक है। पहले एक बंदा उसका एडिट करेगा, दूसरा देखेगा कि भाई कोई गलती तो नहीं, क्या है, रीडिंग के लिए भेजी जाएंगी। तो वो सारी चीजें आपकी सेम बिल का भी यही है कि भाई बीच में कोई क्लॉज एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई हमारे कानून के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्या कुछ है वो सारा रीड करेंगे। एक्सपर्ट बैठेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करेंगे, वो सारी चीजें वो देखने के बाद आपका बिल सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस के अंदर फिर वही प्रोसीजर चलेगा तो प्रेसिडेंट के पास वो भेजेंगे। अब आप एक चीज देखें कि थर्ड रीडिंग के बाद आपका जो बिल है उसके लिए वोटिंग भी होती है, ठीक है। अब वोटिंग के अंदर क्या चीज होती है कि वोटिंग के अंदर आपकी सिंपल मेजॉरिटी, जितने भी आपके प्रेजेंट मेंबर होते हैं, 1/4 जिसको हम कोरम कहते हैं, ठीक है, उसकी बिहाफ के ऊपर वोटिंग होगी तो फिर आगे प्रेसिडेंट जो है ना वो उसके ऊपर साइन कर देगा। क्लियर होगी? अब ये हमारे ऑर्डिनरी बिल का था। अब ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि ऑर्डिनरी बिल के अंदर जो वोटिंग का तरीका है वो आपकी सिंपल मेजॉरिटी आती है जिसको हम कोरम कहते हैं। 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती, 1/4 आएगी। मिक्स नहीं करना, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है आपकी, 1/4 है जिसको हम कोरम कहेंगे। अब एक चीज यहां पे है कि भाई आपके स्पीकर को ये इख्तियार दिया गया है कि बिल की प्रोसीडिंग वो रोक सकता है जब तक आपका 1/4 जो आपकी पूरी स्ट्रेंथ है मेंबर्स की वो पूरी ना हो जाए, आपका स्पीकर बिल रोक देगा वहीं पे। क्योंकि देखें, आपके अगर देखें आपकी नेशनल असेंबली में या आपकी पार्लियामेंट के अंदर जब तक मेंबर पूरे नहीं होंगे तब तक कानून बिल को पास आगे किया ही नहीं जा सकता।
ठीक है। आपके बिल पास होने के लिए जो एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि कोरम, ठीक है, 1/4 मेंबर का प्रेजेंट होना, एग्री होना जरूरी है, तभी बिल आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तभी बिल आपका प्रेसिडेंट के पास जाकर प्रेसिडेंट आगे उसको एक्ट बनाएगा, कानून बनाएगा। तो जब तक 1/4 मेंबर पूरे नहीं होंगे तब तक आपके स्पीकर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो बिल वहीं पे रोक दे। ठीक है। अब वो बिल चाहे 1 महीने तक रुका रहे, जो भी है, जब तक वो मेंबर पूरे नहीं होंगे, वो स्ट्रेंथ पूरी नहीं होगी वोटिंग की, आपका बिल आगे जा ही नहीं सकता सेकंड हाउस में। क्लियर हुई बात ये कि नहीं हुई? फिर सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस के बाद वो फिर प्रोसेस चलेगा, फिर आपके प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा। बताएं मुझे, ये बात किसको क्लियर हो गई है? मैंने मिक्स आपको पहले इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये चीजें मिक्स हो जानी थी। बताएं मुझे। क्लियर हो गया? फर्स्ट हाउस में गया, फर्स्ट हाउस में जाने के बाद फर्स्ट रीडिंग हुई, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में गया, वापस बिल आ गया हमारा वो नेशनल असेंबली में या सेनेट में, जहां भी उन्होंने ओरिजिनेट करवाया। आपका आने के बाद वापस सेकंड रीडिंग हुई, एक्सपर्ट्स ने डिबेट की, ओपिनियन हुए, उसके बाद उस बिल की वोटिंग हुई। वोटिंग के अंदर हमारे कोरम यानी 1/4 मेंबर का होना जरूरी है। अगर 1/4 मेंबर नहीं हुए तो आपका स्पीकर वहीं पे बिल की प्रोसीडिंग रोक देगा। अगर 1/4 मेंबर पूरे हो जाते हैं तो हमारा बिल जो है वो सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस में सेम प्रोसीजर चलेगा, फिर वो आगे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर कानून बना देगा। ये आपका ऑर्डिनरी बिल है। क्लियर हो गई बात? मनी बिल का थोड़ा सा समझ लें। हाँ, मनी बिल का थोड़ा सा समझ लें। मनी बिल आपके फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर आता है, ठीक है, जितने भी बजट के हवाले से जो भी आपके पैसे से रिलेटेड बिल आते हैं वो मनी बिल है। मैंने पीछे एक बात आप लोगों को बताई थी कि जो मनी बिल है वो आपका सेनेट में नहीं जा सकता, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में आएगा। देखिए, कानून साजी करना आपके पार्लियामेंट का काम है, नीचे दो हाउसेज हैं। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज में जा सकता है, लेकिन मनी बिल सेनेट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में आएगा। हाँ, सेनेट के अंदर वो सिर्फ सजेशंस के लिए जा सकता है। सेनेट ने अगर कोई सजेशन दे दी है ना, वो आगे मानना या ना मानना आपकी नेशनल असेंबली का काम है। ठीक है। अगर वो नहीं मानते तब भी ओके है, अगर वो मान जाते हैं तब भी ओके है, क्योंकि आपका जो नेशनल असेंबली है उसी ने मेन काम करना है। मनी बिल नेशनल असेंबली में आया, नेशनल असेंबली के बाद आपकी फेडरल गवर्नमेंट का एसेंट यानी उनकी रजामंदी जरूरी है इसके अंदर। ठीक है। तो यहां पे एक चीज आप लोग लिख लें कि मनी बिल के अंदर आप लोगों का डायरेक्ट नेशनल असेंबली में बिल आता है, ये सेनेट के अंदर जा ही नहीं सकता। सेनेट के अंदर अगर जाएगा तो सिर्फ सजेशंस के लिए, वो भी सजेशन को मानना या ना मानना आपकी नेशनल असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी मर्जी है वो मान ले, उसकी मर्जी है वो ना माने। ठीक है। लास्ट पे इस जो आपका मनी बिल है इसको कानून बनाने के लिए, इसको एक्ट बनाने के लिए आपकी फेडरल जो गवर्नमेंट है उसकी एसेंट जरूरी है। क्लियर हो गई बात? इतनी मुझे ये बताएं। ये आपका मनी बिल है। क्लियर होगी बात? कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? अब आप एक चीज देखें। आपने कहा मैम हमारा बिल सीधा सीधा गया, ऑर्डिनरी मनी बिल को तो निकाल देना, एसेंट रजामंद होना ना, फेडरल उसकी इजाजत होना जरूरी है। ठीक है, रजामंदी इजाजत होना। ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखें। आपको आपने कहा मनी बिल को तो साइड पे आप कर देना, मनी बिल का तो हमें पता चल गया कि मनी बिल सीधा सीधा नेशनल असेंबली में आना है और आगे चल के क्या कुछ होना है वो तो आप लोगों को एक सिंपल एक प्रोसीजर है, वो तो आप लोगों को पता चल गया। ऑर्डिनरी बिल में आपने कहा मैम हमारा यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बिल गया, मेरे से ये क्यों नहीं पूछा किसी ने कि मैम अगर हम सेकंड हाउस में बिल लेकर जाएं तो फिर क्या करेंगे? ये भी तो सवाल आपका बनता था ना कि मैम यहाँ पे तो हम लोग फर्स्ट हाउस में बिल ले गए हैं, अगर हम सेकंड हाउस में बिल लेकर आते हैं तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम लोग सीधा बिल, हाँ, सीधा बिल एक हाउस में लेकर गए, फिर हम दूसरे हाउस में गए, फिर प्रेसिडेंट के पास, अगर हम बिल ही सेकंड हाउस में लेकर जाएं ऑर्डिनरी, फिर क्या प्रोसीजर होगा? अब वो प्रोसीजर में ऑर्डिनरी बिल का पढ़ाते हैं। अगर आपका बिल सेकंड हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है,
ठीक है। तो आपका वापस जाएगा फर्स्ट हाउस में। ठीक है। फर्स्ट हाउस के बाद, ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर है कि फर्स्ट हाउस के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वो लॉ बन जाएगा, ये सीन है। अब इसके अंदर कुछ बीच में चीजें हैं कि अगर सेकंड हाउस जो है बिल को रिजेक्ट कर देता है या अपने पास 90 दिन के पास अपने पास रखेगा, वो सारी चीजों में ये है कि एक जॉइंट सेशन बैठेगा, वो पूरी की पूरी एक कमेटी बैठेगी और वो उसको डिसाइड करेगी। फिर वो जो फर्स्ट हाउस में बिल गया होगा वो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, आप लोगों ने बस ये याद रखना है। अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो वो फिर फर्स्ट हाउस में गया बिल, फर्स्ट हाउस में बिल जाने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और इस तरह फिर आपका बिल जो है वो आपका एक कानून बन जाता है। क्लियर हो गई बात? मुझे लगता है कि अब किसी को सारी जिंदगी नहीं भूलेगा कि भाई हमारे बिल पास कैसे होते हैं। अब तो मुझे लगता है क्लियर होगा। ठीक है। किसी को ये नहीं भूलेगा बिल पास कैसे होते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज देखें कि आर्टिकल नंबर 73 आपका प्रोसीजर बताता है मनी बिल का। जब आप 73 में जाएंगी ना, आर्टिकल नंबर 73, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि हमारे पास 70 से लेकर 72 और 74 से लेकर 75 जो है आर्टिकल, वो सारे ऑर्डिनरी बिल का बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 73 आर्टिकल है वो हमारा मनी को प्रोसीजर का बता रहा है, मनी बिल के प्रोसीजर का बता रहा है। क्लियर हुई बात? अब बात 70 से लेकर 75 तक आर्टिकल समझ आ गए। 70 आर्टिकल, 71, 72, 73 बीच में मनी बिल का आ गया। फिर 74, 75 आपका ऑर्डिनरी बिल का आ गया। कोई सवाल यहाँ पे किसी का? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? देखिए, मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए पूछती हूँ, ठीक है, मैं बार बार सवाल आप लोगों से इसलिए पूछती हूँ कि अगर कोई सवाल है तो पूछ ले मेरे से। बिल सेनेट से पास हो जाए और नेशनल असेंबली से डिसॉल्व हो जाए, अहमद बच्चे ये देखे ना, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर सेकंड हाउस बिल को रिजेक्ट कर देते हैं, 90 दिन अपने पास रखे, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है। उसके ऊपर फिर एक कमेटी जॉइंट सेशन बनेगा। जॉइंट सेशन उसके ऊपर पूरा फैसला सुनाएगा अपना, ठीक है। जॉइंट सेशन फिर उसके ऊपर फैसला सुना के प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। क्लियर हुई बात? देखें अहमद बच्चे, वो एक सेपरेट चीज आती है कि आपका अगर मैम अगर सेकंड, रुक जाए, मुझे मिक्स ना करें। अगर मैम अगर रिजेक्ट नहीं हो, हाउस डिसॉल्व हो जाए, अच्छा कौन सा हाउस मैंने आपको कहा था? आपकी जो हाउस आपका डिसॉल्व, सेनेट आपकी डिसॉल्व हो सकती है, पहले मुझे ये बताएं। सवाल तो ये बनता है कि सेनेट डिसॉल्व हो सकता है? तो फिर तो बिल वहीं पे रुक जाएगा ना, आपका बिल तो वहीं पे रुक जाएगा। बिल रुका रहेगा वहां पे। 90 डेज देखिए, आपका बिल रुका रहेगा वहां पे। ये आप पढ़ें जाके आर्टिकल पूरा का पूरा, यहाँ पे तो मैंने प्रोसीजर समझाया है ना। जब आप वहां पे डिटेल पढ़ेंगे ना, वहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपके आर्टिकल के अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डिटेल सारा कुछ सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि अगर आपकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होगा। ठीक है। सारा कुछ लिखा हुआ है वहां पे। कहाँ पे गया है मैम? अगर सेकंड हाउस में आया सेनेट में नेशनल असेंबली, इस सेनेट में बार बार क्यों आना है? जब प्रेसिडेंट के पास आ गया तो फिर बस बिल हो गया ना। सेनेट में बार बार क्यों जाएगा बिल? प्रेसिडेंट के पास आ गया तो बस, फिर किसकी बार पीछे क्यों भेजना है भाई? फिर तो प्रेसिडेंट के साइन का इंतजार हम करेंगे। विद इन 10 डेज वो उसने एक्ट बना देना है आपका, फिर उसमें क्या मसला है आपका? सेनेट के पास क्यों भेज रहे हैं आप?